हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चल रही होगी। इस बात की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो साइंस के हमारे इस सिलसिले के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जो आपको पीछे की ओर दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर हम इक्वेशन जो होती है केमिकल रिएक्शन, वो कितने प्रकार की होती है, क्या क्या परिवर्तन उनके अंदर होते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्या चेंजेस उनके अंदर आता है जब केमिकल रिएक्शन आती है। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, बट ये केमिस्ट्री का बेस है। इसके अंदर ऑर्गेनिक का बेस कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर हम इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं। हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट यहीं से होती है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन देखेंगे, कुछ केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, वो किस प्रकार होते हैं और उससे वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, जो सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं उनमें परिवर्तन कैसे होता है। ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, मेरा नाम है राज और मैं स्वागत करता हूँ आपका राजूरी साइंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसके माध्यम से हम पूरा हमारा 9th 10th 11th 12th तक का पूरा साइंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके मित्र आपके अपर क्लास में हैं, जो आपके लोअर क्लास में हैं, उनको भी भेज दें और उनको भी जानकारी दे दीजिए। और यहाँ पर पूरा कोर्स हमारा होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई पैसा कोई चार्ज नहीं देना है। और हम पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा एक एक लाइन टू लाइन चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक्स हम इस चैप्टर का समझ लेते हैं। देखना, जब भी किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, जब भी किसी वस्तु की स्थिति में जब कोई परिवर्तन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब तक जब तक या तो कोई बाह्य बल या तो कोई बाह्य बल ना लगे, या फिर कोई फिजिकल चेंज उसके अंदर ना हो, या फिर कोई केमिकल चेंज ना हो, तब तक जो वस्तु होती है वो यथास्थित बनी रहती है। मतलब वस्तु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब या तो उस पर बाह्य बल लगे, या उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हो, या फिर कोई केमिकल चेंज हो, ये परिवर्तन होने के बाद ही या तो वस्तु की स्थिति चेंज होगी, जो हमारे पास सब्सटेंस दिए हो, जो एटम्स हमारे पास है, जो तत्व हमारे पास दिए हो, उनके अंदर कोई ना कोई या तो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। उसके बाद ही उसकी स्थिति कुछ ना कुछ बदलती है। तो इसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। बाह्य बल की बात हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ये सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बेसिक समझ लेते हैं चैप्टर का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक परिवर्तन और समीकरण, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है, हम शुरू करेंगे उससे पहले एक चीज हमको समझना है। गर्मियों के ताप पर आपने देखा होगा कि जब जब हम दूध को गर्मी के टाइम पे जब दूध को हम खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, दूध शाम तक दूध हमारा फट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं, जो दूध को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ने पर ये दूध फट जाता है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। आपने देखा होगा, लोहे की राड हो गई, तवा हो गया, लोहे का कोई भी आइटम हो गया, जब आप उसको मॉइस्चर में खुले में छोड़ देते हैं, तो या तो पानी से क्रिया करेगा या फिर
ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और उस पर ऊपर क्या लग जाएगी, रस लग जाएगी, जंग लग जाएगी। ये क्यों होता है, ये भी होता है वातावरण में उपस्थित हवा, पानी और मॉइस्चर की वजह से। वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर होती है रिएक्शन, उसके अंदर होती है क्या, रासायनिक समीकरण, उसके अंदर अभिक्रिया उसके अंदर होती है। अंगूर का किण्वन, ये भी क्यों, क्योंकि अंगूर का किण्वन करके ही हम विभिन्न प्रकार की शराब हो गई, वाइन होगी, इन सब का निर्माण करते हैं। भोजन को हमारे शरीर में पाचन, ये भी किससे होता है, ये भी इक्वेशंस की वजह से होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से होता है। क्योंकि हम जब भोजन को खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अम्ल, एसिड जो होते हैं वो, और कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो भोजन के साथ विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को करते हैं, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसमें परिवर्तन होने लग जाता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से होता है। और श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, वो टूटता है, और वो जब टूटता है तब बनती है क्या, तब बनती है O2, तब बनता है पानी, और बनती है एटीपी, ये ऊर्जा। इस ऊर्जा के लिए हम खाना खाते हैं और इसी ऊर्जा का यूज हम करते हैं कार्य करने में, विभिन्न कार्यों को करने में हम इसी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम खाना खाते हैं। और श्वसन के द्वारा ही इसका हम निर्माण करते हैं। जब श्वसन करते हैं तो CO2 बनती है, O2 आती है तो CO2 बनती है, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में क्या हो रहा है, वास्तविक स्थिति जो रहती है वस्तु की, वो कुछ ना कुछ बदल जाती है। लिखा है, इन सभी परिस्थितियों में क्या हो रहा है, वास्तविक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। जो वस्तु हमने देखी थी, जो हमने खाई थी, हमने भोजन को खाया था सॉलिड फॉर्म में, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो कुछ ना कुछ उसमें चीजों में बदलाव हो रहा है। और ये क्यों होता है, ये होता है या तो उसके अंदर फिजिकल चेंज होगा, या फिर उसके अंदर केमिकल चेंज होगा, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। इन परिवर्तनों की वजह से ही उसके अंदर बदलाव होता है, वो चीजें बदल जाती है। ये किसकी वजह से हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक है। देखा हमने, नोट करने लायक बात यह है कि जब हम केमिकल रिएक्शन अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार के चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, या तो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। अब देखते हैं कि जब फिजिकल चेंज होता है तो क्या होता है, और केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है। देखना, जब फिजिकल चेंज होता है तो आइसक्रीम देखना, हमने लिया आइसक्रीम, इसको हमने कुछ देर तक हमने हवा में इसको रखा, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर में हमने इसको रखा, तो ये क्या होती है, धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाती है, और मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहां से यहां तक आइसक्रीम यहाँ ठोस में थी, यहाँ लिक्विड में, कोई परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि यह सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बट क्या उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण चेंज हुए, नहीं हुए, अभी भी वो क्या है, आइसक्रीम ही है, बट कैसे, वो लिक्विड फॉर्म में है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा है। अब होता क्या है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने पेपर लिया, ठीक है, इस पेपर को हमने श्रेड कर दिया, श्रेडिंग मशीन आती है जिसमें पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो हुआ क्या, ये स्मॉल पेपर पीसेस में कन्वर्ट हो गया। ये एक्चुअल में पेपर ही, किसी प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। दूसरा हो गया, हमने वाटर लिया, ठीक है, इसको हमने बॉइल करा, ये गैस बन गया। अब इसको हम अगर वापिस से इसको संघनित करें, इसको हम अगर वापिस से संघनित करें तो ये फिर से पानी बन जाएगा। इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। ये भी क्या, फिजिकल चेंज है। और है, टमाटर लिया, उसको काटा, उसके स्मॉल पीसेस बना दिए, अभी भी वो टमाटर ही, किसी प्रकार की उसकी गुण धर्म में, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, ये भी फिजिकल चेंज ही होता है। अब नोट करना, फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। हमने सारे एग्जांपल में नोटिस किया कि जितने भी एग्जांपल हमने लिए, इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की जो गुण धर्म होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, उनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। तो जब चेंज नहीं होता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। नोट करना कि जब जब नोट करना, जब किसी वस्तु या
सब्सटेंसेस के गुणधर्मों में गुणधर्मों में गुणधर्मों हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज में, यदि कोई बदलाव नहीं होता है, यदि कोई बदलाव नहीं होता है तो ऐसे बदलाव को, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जब किसी सब्सटेंस की या किसी वस्तु के या किसी तत्व के गुण धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, जब भी केमिकल चेंज में होता है कि जब भी हम किसी तत्व को, किसी वस्तु को अगर हम उसमें अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके वास्तविक जो गुण धर्म होते हैं वो परिवर्तित हो जाती है। मतलब कोई वस्तु अपने रूप और अपने गुण धर्म में भी परिवर्तन कर लेती है, उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। देखना, कोई लकड़ी हमने ली, ठीक है, लकड़ी हमने ली, उसको हमने जलाया। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो राख में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस राख से हम वापस किसी लकड़ी को बना नहीं सकते, राख से हम लकड़ी को वापस बना नहीं सकते, इसलिए इसको कहा जाता है केमिकल चेंजेस। मतलब इसमें रिवर्स इक्वेशंस नहीं होती है। दूसरा देखना, हमने एप्पल लिया, एप्पल क्या हुआ, थोड़े टाइम तक रखा रहा, अब क्या हुआ, वो सड़ गया। सड़ने के बाद उसने कुछ नया ही सब्सटेंस बना लिया। क्या इस नए सब्सटेंस से वापस एप्पल बनाया जा सकता है? सर नहीं बनाया जा सकता। जब हम उसे वापस से उसी अवस्था में नहीं ला सकते तो ऐसा चेंजेस क्या कहलाता है? ऐसा परिवर्तन कहलाता है हमारा केमिकल परिवर्तन। देखा हमने कि आयरन लिया, उस पर खुला छोड़ने पर रस्ट लग गई और एक नया सब्सटेंस बन गया। भूरे कलर का पाउडर हमें दिखाई देता है, ब्राउन कलर का एक पाउडर हमें दिखाई देता है। यही ब्राउन कलर का पाउडर, जिसको हम कहते हैं रस। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रस। तो क्या होगा, केमिकल चेंजेस में प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। दो परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला क्या, कि जब भी हम कोई परिवर्तन किसी पदार्थ के अंदर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है या नहीं होता है, ये दो चीज हम देखते हैं। अगर चेंजेस नहीं हुआ तो वो कौन सा परिवर्तन है? वो परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन। और अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो वो परिवर्तन हमारा कहलाता है केमिकल परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। राइट, ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। अब देखेंगे हम डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में बस इतना सा ही लिखा है जो हमने अभी समझा। क्या समझा? कि जब किसी वस्तु की वास्तविक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे केमिकल रिएक्शन, जब किसी वस्तु की वास्तविक परिस्थिति में कोई परिवर्तन होता है, वास्तविक स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वस्तु की स्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव डेफिनेटली होगा। The process in which one more substances are converted into new substances with new properties is called chemical reaction। जिसके अंदर नई प्रॉपर्टीज बनती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है, प्रयोग दिया गया है पहले ही पेज पे। उस प्रयोग को हम करके देखते हैं। हमने क्या करा, हमने क्या, एक सैंड पेपर लिया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया, जिसको हमने 3 से 4 सेंटीमीटर लिया। अब इसको सैंड पेपर से रगड़कर हम साफ कर लेते हैं और चिमटे से पकड़कर आग में जलाते हैं। जब हम उसको साफ करने के बाद चिमटे से पकड़कर आग में जलाते हैं तो जो राख को वॉच ग्लास पर इकट्ठा करते हैं तो क्या दिखाई देता है हमें? हमें दिखाई देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक पाउडर फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीजें हमको लेनी है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो चमकदार श्वेत रंग की लो निकलती है।
ठीक है, क्या निकलती है? चमकदार श्वेत रंग की लौ निकलती है और मैग्नीशियम से सफेद पाउडर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, याद रखना जो मैग्नीशियम है वो कैसे सफेद पाउडर के रूप में इकट्ठा हो जाता है और एक चमकदार फ्लेम दिखाई देती है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम ने क्या करा? यहाँ पर मैग्नीशियम ने हवा से क्रिया करके क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने लिया था तो मैग्नीशियम और बन क्या गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हुई है, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसको लिखने का जो फॉर्म होता है उसको कहा जाता है इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो वस्तु की अवस्था परिवर्तन होगी। केमिकल रिएक्शन जब होगी, एक मिनट, केमिकल रिएक्शन जब होगी तो या तो अवस्था परिवर्तन होगी। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा? जब रिएक्शन होगी तो वस्तु के रंग में परिवर्तन होगा। या फिर क्या होगा? या फिर वस्तु के ताप में परिवर्तन होगा। ठीक है, या फिर वस्तु के ताप में परिवर्तन होगा। और क्या बनती है? एक और चीज जो बनती है वो है गैसेस। क्या बनती है? और बनती है गैसेस। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बनती है केमिकल रिएक्शन जब होती है। ठीक है, याद रखना जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके कलर में परिवर्तन होगा, गैसेस बनेंगी और उसका तापमान परिवर्तित होगा। ये चार चीजें आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, जब जब जिंक की क्रिया, हमने जिंक लिया था, ठीक है, और लिया हमने H2SO4। जब इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। सॉलिड फॉर्म लिया और एक हमने अम्ल लिया। अब हमने क्या करा? गैसेस बनी, ये भैया गैसेस हमको दिखाई दे रही है, और बना क्या? जिंक सल्फेट बना। अब देखना केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखना, किसी अभिक्रिया को लिखने का एक सरल माध्यम होता है और शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया को लिखने के लिए हम शब्दों की जगह किसका प्रयोग करते हैं? सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इसी को कहा जाता है रासायनिक इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास था मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम ना लिखते हुए क्या लिखा है? मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम ना लिखते हुए लिख दिया Mg। ठीक है, तो ये क्या है? रासायनिक शब्द की जगह हमने सूत्र लिख दिया। ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन को ना लिखते हुए ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिया। ठीक है, और क्या बन गया? जब इनकी अभिक्रिया होती है तो बनता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब आपको दो चीजें आपको दिख रही होंगी, तो जो राइट साइड में आपको दिखाई देते हैं, जो राइट साइड में आपको दिखाई देता है ये होता है हमारा उत्पाद। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड आपको दिखाई देता है ये होता है अभिकारक। ये क्या होते हैं? अभिकारक। ठीक है, ये किस साइड होंगे? अभिकारक होते हैं हमारे, अभिकारक किस साइड होंगे? अभिकारक होते हैं हमारे एलएचएस साइड, और प्रोडक्ट जो होता है हमारा, उत्पाद जो होता है वो होता है हमारा आरएचएस साइड। ठीक है, अब दो चीज हमको दिख रही है, एक तरफ हमारा एलएचएस है, दूसरी तरफ हमारा आरएचएस। अब इसमें क्या होता है? जो अभिकारक होते हैं उनको हमने एलएचएस में लिखा और प्रोडक्ट को हमने आरएचएस में लिखा, और दोनों अभिकारकों के मध्य क्या बनता है? प्लस का चिन्ह लगाते हैं और
बीच में एक एरो का निशान बनाते हैं और उसके साइड में बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। लिखा है एलएचएस में लिखते हैं अभिकारक को, आरएचएस में लिखते हैं उत्पाद को या प्रोडक्ट को। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जिनके रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखना जिनके अंदर परिवर्तन होता है वो होते हैं हमारे अभिकारक, और परिवर्तन होने के बाद जो उत्पाद हमारा जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, और जिन अभिकारकों को कहते हैं इनके बीच योग का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है भैया, लगा दिया। इस अभिक्रिया के दौरान मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ये रहा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ जिसे क्या कहते हैं, जिसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है भैया, तीर का सिरा उत्पाद की ओर और अभिक्रिया की दिशा में प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया हो रही इन दोनों के मध्य, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा इस तरफ। तो जो एरो का निशान हम बनाते हैं उस एरो के निशान को हमें बनाना है उत्पाद की तरफ, जो कि अभिक्रिया के अगले चरण को प्रदर्शित करता है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगला काम होता है हमारा, सबसे पहला काम हमने देख लिया। क्या सबसे पहला काम हमने देख लिया कि हमको दो चीज हमें दिखाई देती है। एक हमें दिखाई देता है अभिकारक, और एक तरफ हमें दिखाई देता है उत्पाद। एक हमें दिखाई देता है उत्पाद। ये दो चीजें हमें अभिक्रिया के अंदर, ये क्या दिखती है, किसके अंदर दिखती है, ये दिखती है हमें अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, अभिक्रिया में हमें ये दो चीज दिखाई देती है इक्वेशन के अंदर। तो होता क्या है, अभिकारक को अब हम बीच में एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, एक है हमारा एलएचएस साइड, एक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा है हमारा आरएचएस साइड। दूसरा है हमारा आरएचएस साइड। तो हम अभिकारक को कहां लिखेंगे, हम अभिकारक को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये अभिकारक एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मतलब हमेशा अभिकारक कितने होंगे, एक से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, हमेशा क्या होंगे, एक से ज्यादा ही आपको ये दिखने को मिलेंगे। तो या दो से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। और आगे साइड हम लिखते हैं उत्पाद को, हमारे प्रोडक्ट को। किसको लिखेंगे, प्रोडक्ट को हम इसके साइड में लिखेंगे। अब क्या होता है, जो भी उत्पाद हमारे पास होता है, चाहे वो ए हो या बी हो या फिर बी हो या ए हो, इनके मध्य हमेशा क्या दिखेगा, इनके मध्य हमें हमेशा प्लस का चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, और बीच में आएगा हमारा एरो का निशान, और एरो का मुंह होगा वो किस तरफ होगा, उत्पाद की ओर होगा। और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहाँ पर ए बी, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो पहले पैराग्राफ के अंदर इतनी चीजें लिखी थी कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अभिकारक के क्रिया करने से हमारा उत्पाद बनता है। उत्पाद के मध्य में प्लस का चिन्ह लगाते हैं और एरो का निशान लगाते हैं, जो कि शो करता है अभिक्रिया के अगले चरण को। और एरो का मुंह किसकी तरफ होता है, हमारे उत्पाद की ओर होता है। यहां तक हमें आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम करना है इक्वेशन को बैलेंस। क्या करते हैं हमने अभिक्रिया बना लिया, अब हमें अभिक्रिया को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के लिए हमें एक थॉट जो है किसी साइंटिस्ट ने दिया था, वो याद रखना है। क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है द्रव्यमान, जो भी जिस भी तत्व का, पदार्थ का, एलिमेंट का जो द्रव्यमान होता है उसे ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसे मिटा सकते हैं। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, अगर ये दोनों का भार बी से, तो जो फाइनल उत्पाद हमारा बना उसका भी भार कितना होगा, बीसी होगा। मतलब ए बराबर होगा बी, या ए प्लस बी बराबर होगा हमारा ए बी के। ठीक है, यही इस द्रव्यमान संरक्षण का एक्सप्लेनेशन है, यही इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम में वो कहना चाह रहा है।
ठीक है, क्या क्या रासायनिक अभिकारकों का मतलब जो रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं उनका और जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है उनका भार, उनका द्रव्यमान जो होता है वो इक्वल होगा किसी भी तरीके से। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, एग्जाम्पल में देखना, जिंक है हमारे पास, उसकी क्रिया हमने करवा दी H2SO4 से। ठीक है, क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। तो जिंक ने क्या करा, जिंक ने क्या करा, हाइड्रोजन को हटाकर उससे क्रिया कर ली, किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को हटाकर उसने SO4 के साथ क्रिया कर ली और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब देखना, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 4 है। जिंक 1, SO4 4 और हाइड्रोजन 2, LHS बराबर RHS हुआ, नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। यहां देखिए क्या हो रहा है, जब हम जिंक की क्रिया H2SO4 से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन जो है वो हमारी बाहर निकलेगी। ठीक है, अब देखना, काउंट करते हैं हम। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा काउंट। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो जिंक कितना है, जिंक है हमारे पास 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन है हमारे पास 2, SO4 कितने, SO4 है हमारे पास 4। ठीक है, तो टोटल इधर हम अगर करें तो कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 टोटल 7। अब देखेंगे जिंक यहाँ पर कितना है 1, SO4 कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2। हाइड्रोजन कितना है 2, कितना हो गया 1 4 और 2 टोटल इधर भी 7 हो गए। मतलब LHS बराबर RHS, क्या बोल सकते हैं हम, LHS बराबर है हमारे पास RHS। ठीक है, LHS बराबर क्या है, RHS। ठीक है, अब देखना आगे, इक्वेशन को बैलेंस करना, तो क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज करेंगे। अब हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए जो दोनों तरफ हमारे जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस बराबर दोनों को करेंगे। अब हमने समीकरण ले लिया Fe H2O, तो बनता है Fe3O4 फिर सल्फेट और H2। अब सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बना लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जो भी हमें दिया हुआ है उसके चारों ओर हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमने क्या करा, बॉक्स बना लिया। तत्वों की सूची बनाना है, तत्वों की सूची बनाए, हमारे पास एक आयरन दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन दिया हुआ है। इसके अंदर में हम देखेंगे तो आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। 3 तत्व है हमारे पास, 3 एलिमेंट दिए हैं, एक हाइड्रोजन, एक आयरन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट हमारे अंदर दिए हुए हैं। आयरन की संख्या हम पहले में देखेंगे तो पहले रिएक्टेंट है, इस साइड क्या होता है, इस साइड हमारे रिएक्टेंट होते हैं और इस साइड हमारे उत्पाद होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि रिएक्टेंट में अभिकारकों परमाणु कितने हैं, आयरन हमारे पास दिया हुआ है 1, हाइड्रोजन हमारे पास दिए हुए 2 और ऑक्सीजन दिया हुआ है हमारे पास 1। ठीक है, इधर हमारे पास टोटल दिए हुए कितने, टोटल दिए हुए 4, कितने दिए हुए टोटल 4। प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास आयरन कितने हैं, आयरन की संख्या हमारे पास टोटल 3 है। हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। अब हम इनको बैलेंस करना है, हमें इधर भी ऑक्सीजन 4 चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास बराबर है और इधर हमारे पास क्या चाहिए, हमको 3 आयरन भी चाहिए। तो हम इक्वेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 4 का मल्टीपल कर देंगे। तो हमारे पास
हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 8, तो हम यहाँ पर 4 का मल्टीपल कर देंगे, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने चाहिए, 4 चाहिए। देखना 4 प्रोडक्ट में 4 Fi प्लस H और 4 को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया, तो हमारे पास आयरन बन गया और हाइड्रोजन आंशिक रूप से संतुलित हमारी हो गई। अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, तो हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं तो फिर भाई हमने 4 का मल्टीपल करा तो 8 हमारे पास हाइड्रोजन मिल गए। प्रोडक्ट में भी हम 4 का मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 8। ठीक है, ये हो गया। अब आयरन को संतुलित करते हैं तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, आयरन। रिएक्टेंट में हमारे पास आयरन 1 है तो हम इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे, ये हमने 3 का मल्टीपल करा। और प्रोडक्ट में हमारे पास कितने बन गए, प्रोडक्ट में हमारे पास 3 आयरन बन गए, तो Fe3 हो गया, Fe3 हो गया। और क्या बन गया, हाइड्रोजन 4 हो गए और Fe3O4 प्लस यहाँ पर बन गए हमारे पास 4 ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। हम अगर इसको देखें, देखो पूर्ण रूप से संतुलित हमारी ये हो गई है। 3 आयरन, तीन हमारे पास आयरन हो गए, ठीक है, 8 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। बैलेंस करेंगे, देखना 3 क्या है, 3 तो हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। 8 4 12 और 3 टोटल हमारे पास 15 एलिमेंट हो गए। एलएचएस साइड में, आर साइड में देंगे 3 Fi Ap आयरन हो गए और 4 हमारे पास हो गए ऑक्सीजन और 8 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन। तो 8 4 12 और 3 यहाँ पे 15 हो गए एलएचएस बराबर आरएचएस। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले उसके बॉक्स बनाएंगे। मेजर हमको ध्यान ये रखना है कि बॉक्स के अंदर जो भी तत्व एलिमेंट लिखा होता है उसको हमें चेंज नहीं करना है, उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, यही लिखा है इसके अंदर। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एलिमेंट के एटम दूसरे एटम्स के एटम्स में नहीं बदलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया परमाणु के मध्य जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, पुराने बॉन्ड्स होते हैं, वे टूटते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे H2O किससे बना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, यहां तक हमें चीजें समझ में आ गई होंगी। इक्वेशन को हमें बनाना है, संतुलित करना है, ये दो हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। इक्वेशन संतुलित करने के लिए भी एग्जाम में आती है हमारी, जिसके अंदर हमें एग्जाम में एलएचएस और आरएचएस जो एटम्स की संख्या होती है वो अलग अलग दे रखी होती है, जिनमें हमें उनको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो ये भी यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के हम टाइप्स इसके अगले वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को अच्छे से याद करनी, चीजों को समझना है कि कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमने देखा था कि 2 प्रकार के परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। वस्तु की स्थिति में, प्रॉपर्टीज में अगर बदलाव होता है तो वो केमिकल चेंजेस में होता है, अगर प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है तो वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, इक्वेशन को संतुलित करना है, इक्वेशन बनानी कैसे और इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं।